कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। बात हो रही है प्रशांत किशोर की, जिन्होंने अपने लिए वोट बैंक बनाने की बात की, लेकिन तेजस्वी यादव वोट बैंक के लिए आपस में लड़ रहे हैं। कल चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते हुए अपराध के लिए नीतीश सरकार पर अटैक किया। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चिराग पासवान ये मान रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है तो एनडीए गठबंधन में क्या कर रहे हैं। ये बात सही है, चिराग पासवान पर यह सवाल एक बार नहीं कई बार उठा है। पहले भी वो कई बार अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल चुके हैं। इस बार तेजस्वी यादव ने मौका लपका। उन्होंने कहा कि अगर आप सरकार में है तो फिर सवाल क्यों पूछ रहे हो, अगर सवाल है तो फिर सरकार में आप क्यों हैं। यानी व्यवस्था से आपको कोई मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपनी कुर्सी से प्रेम है। सबके बयानात एक एक बार आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है। और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर है, आपके तो 5-5 एमपी हैं, तब आप अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं। चिराग पासवान जी एक तो अपनी ही सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं, और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमजोर हो चुके हैं। अरे आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? क्योंकि आपको कुर्सी से प्यार है और आप इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप सरकार में रह के भी कुछ नहीं कर सकते। यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इन स्टेट और इन यूनियन, यू आर द यूनियन मिनिस्टर, और आप इतना कमजोर हो चुके हैं कि केवल अफसोस करके खत्म कर दीजिएगा। तो ये तो बहुत कमजोर अपने आप को साबित करने वाला बयान उन्होंने दिया है। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। घटनाएं कहीं भी होती हैं, बिहार में भी हुई हैं, लेकिन निसंदेह दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर इसलिए हम मानते हैं कि बिहार की पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी, घटनाओं का उद्भेदन और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कैसे कठोरतम सजा मिले, इसकी रणनीति पर काम करती है। एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों नहीं है। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। यही सवाल वो अपनी सरकार से पूछ रहे हैं और इसलिए तेजस्वी यादव चिराग पासवान से पूछ रहे हैं, आप ही की सरकार है, ऐसी क्या मजबूरी है, इतने कमजोर बयान देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपके तो अब मंत्री भी हैं, आप सिर्फ सवाल मत पूछिए, आप काम करके दिखाइए। लेकिन ये जो चिराग पासवान कर रहे हैं विनोद जी, ये तो उन्होंने 5 साल पहले भी किया था। अकेले वो चुनाव में गए थे, तब वो मंत्री भी नहीं थे, अब तो वो मंत्री हैं, उनके पार्टी के भी सांसद हैं। देखिए वो ये क्यों कर रहे हैं। नहीं, पुरानी अवधि कहावत है कि गुड़ खाए गुलगुला से परहेज करें। सत्ता की मलाई भी आप खाएंगे और जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे, यानी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं बिहारी जनता के सामने, और सत्ता में आप बने रहेंगे। क्या मंत्री रहें केंद्र सरकार में? एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार तो वही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बस एनडीए है उसमें। ये ठीक है, चिराग पासवान के मंत्री नहीं है, उनके विधायक भी नहीं है, इसलिए नहीं है, लेकिन एनडीए में तो शामिल नहीं वो। इससे उनकी पार्टी तो को नुकसान होगा। बिल्कुल नुकसान। जो एंटी इनकम्बेंसी का जो प्रभाव है
वो जितना जेडीयू पे आएगा, इतना बीजेपी पे आएगा, उतना एलजेपी पे भी आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? एलजेपी के कैंडिडेट अगर जीतेंगे तो किसको समर्थन देंगे? एनडीए को ही देंगे ना। तो अगर मैं एक वोटर हूं बिहार का और मैं नाराज हूं सरकार से, तो मैं उस पार्टी के उम्मीदवार को क्यों वोट दूंगा जो इसी सरकार को दोबारा बनाने के लिए करे? तो उससे बचने के लिए चिराग पासवान ये दांव खेलना ही। देखिए, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ था, मैंने तब भी बोला था, और मैं तो वो हूं। सवाल ये नहीं आप इफेक्टिवली करते क्या नहीं, तो फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर के बिहार पे कार्रवाई मुख्यमंत्री बदलने की मांग करेंगे? क्या आप उसको लेके कोई गंभीरता के साथ कोई ज्ञापन देंगे जाके? मतलब कुछ तो आप चलिए इस्तीफा न दीजिए मंत्रिमंडल से। केवल आपके वर्ड्स लिप सर्विस है ना, एक्शंस में भी वो रिफ्लेक्ट होना दिखाई पड़ना चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये है समीर जी, तो अगर इतनी नाराजगी है, अपनी ही सरकार से नाराजगी है, इस गठबंधन की नाराजगी है, तो फिर क्या अकेले चुनाव में जाएंगे? देखिए, अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान लगातार बिहार की सरकार पर जिस तरीके से बोल रहे हैं, इतना तीखा हमला तो मुझे लग रहा है तेजस्वी यादव भी शायद नहीं बोल रहे होंगे जितना तीखा हमला चिराग पासवान बोल रहे हैं। मेरी हत्या की कोशिश हो रही है, मुझे बम से उड़ा दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो गया है। अगर चिराग पासवान केंद्र में मंत्री है, अगर वो लगातार बोल रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनसे कहा कि भाई गठबंधन में रहते हुए आप इस तरीके से नहीं बोल सकते? आपके नीतीश कुमार को घेरने में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह बिहार में उठ रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने रोका? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की मौन सहमति चिराग पासवान को लेकर इस मामले में है। जिस तरीके से 2020 के चुनाव में मौन सहमति भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान के अलग चुनाव पर लड़ने पर थी, और सबसे ज्यादा नुकसान तो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का किया था। 36 सीटों पर नीतीश कुमार को हरवा दिया था पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो मुझे लग रहा है कि चिराग पासवान या एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मुझे ध्यान रखा जाए। मेरे पास सांसद है, हालांकि परसों ही उनकी जो सांसद है वैशाली से वीणा देवी, उनका बयान आया है कि भाई इतनी स्थिति खराब नहीं है, ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, इसी बहुत ज्यादा स्थिति खराब नहीं है उनकी। वही वीणा देवी है जो कुछ समय पहले उनके चाचा पशुपति पारस के साथ वो चली गई थी पार्टी छोड़कर, बाद में फिर लौट कर आई, फिर उनको टिकट मिला, वो सांसद बनी है। तो चिराग पासवान लगातार मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक असर उत्पन्न कर रहे हैं। नीतीश कुमार से तो लंबे समय से अपना इसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार 5-6 साल से। भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि या तो वो चिराग पासवान से कह दे कि आप इस्तीफा दीजिए और अपनी अलग राजनीति बिहार के अंदर तय कीजिए, या गठबंधन धर्म का पालन कीजिए। मुझे लग रहा है चिराग पासवान लगातार दोनों चीजों का ही उनके ऊपर कोई समीर जी असर तो पड़ नहीं रहा है। राजीव रंजन भी जो कह रहे थे वो भी आपने सुना, उससे पहले भी कुछ बयानात जेडीयू की तरफ से आए हैं और बीजेपी खामोश है। अब देखिए, बिहार में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान और जुबानी जंग के बीच नीतीश एकदम चुपचाप है, अपना वोट बैंक बढ़ाने में जुटे हुए हैं। इन दिनों नीतीश रोजाना सुबह कोई ना कोई बड़ा ऐलान करते हैं और इसी सिलसिले में आज उन्होंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की। यह आयोग सफाई कर्मियों के हितों से जुड़े हुए सुझाव देगा और इसमें अध्यक्ष समेत कुल 7 सदस्य होंगे, जिनमें एक ट्रांसजेंडर सदस्य भी शामिल रहेगा। तो जो बयानबाजियां हो रही है हर्षवर्धन जी, वो बयानबाजियां अलग है, उसकी भी एक पॉलिटिकल कहानी है, और एक्चुअल वोट कहां से जनरेट हो सकता है, नीतीश कुमार का इस वक्त पूरा फोकस वहीं पर है। नहीं, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार राजनेता के तौर पर तो बड़े कमाल के हैं ही। पिछले कुछ समय से उनके राज्य में आपराधिक घटनाएं हुई, बड़े गंभीर सवाल उठे। उनके स्वास्थ्य को लेकर कितना कुछ हो सक्रिय रह सकते हैं उसको लेकर सवाल हुए, लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि आज भी बिहार की राजनीति में अगर सबसे बेहतर कोई नेता है तो वो नीतीश कुमार है। ये नीतीश कुमार को तय करना है कि अभी वो अपने इस व्यक्तित्व में कितना और क्षरण चाहते हैं। जितना क्षरण होना था वो तो बहुत हुआ है, मतलब सच बात ये है होता जा रहा है वो लगातार। सच बात तो ये है कि जिस बड़े व्यक्तित्व के नेता नीतीश कुमार थे, उन्होंने अगर 2020 के बाद कोई सही निर्णय लिया होता, और सही निर्णय मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा के साथ बने रहे कुर्सी छोड़ दें, कोई भी एक सही निर्णय लिया होता तो भारत की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम दूसरे तरह से बड़े सम्मान के साथ लिया जाता। वो वाला दर्जा तो खो चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद बिहार की जनता जो तेजस्वी और लालू जी को देखती है तो उनको नीतीश कुमार बेहतर विकल्प लगते हैं। अब जितने ये ऐलान कर रहे हैं, इन ऐलानों को अगर देखें तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगेगा। चुनाव के पहले हर कोई ऐलान करता है, लेकिन मेरा अपना निजी मानना है चुनाव के समय किए हुए ऐलानों का भारत की जनता, भारत के मतदाता कोई लोड नहीं लेते हैं। अगर आपका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो उसको सपोर्ट करे तो भले करे। एक बात पर मैं थोड़ा सा सहमत होता हूं कि चिराग पासवान हमलावर हैं तो वो छोड़ दें या भाजपा कुछ कहे, क्यों कहे भाई? राजनीति यही तो है। कांग्रेस अपनी राजनीति करती है, लालू जी तेजस्वी जी अपनी राजनीति करते हैं, और चिराग पासवान तो बिहार की सरकार का हिस्सा भी नहीं। वो क्यों नहीं बोलेंगे?
एनडीए गठबंधन में केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र सरकार पर वो कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहे। और जब सवाल खड़ा करना हो, चंद्रबाबू नायडू को लगा तो उन्होंने बोला ना एसआईआर पर कि ये इस तरह से होना चाहिए। मुझे लगता है राजनीतिक पार्टियां जब अलग अलग हैं तो उनको राजनीति करने का पूरा अधिकार है, और पहले दिन से वो नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर उसी शैली में 2020 वाली शैली में 25 में काम करेंगे, वो असर नहीं करेगा। राजनीति में एक ही दांव दोबारा काम नहीं करेगा। एक छोटा सा सवाल इस पे राहुल जी, आपका भी रिएक्शन। अगर चिराग पासवान अकेले लड़ते हैं तो किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा? देखिए, ये मेरे ख्याल से पूरी तरह से प्रेशर टैक्टिक्स है और कुछ नहीं है। देखिए, चिराग पासवान कई तरह की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं अकेले भी लड़ सकता हूँ, उन्होंने इस तरह की भी बातें बीच में की हैं। जो बातचीत सामने आती है उसके मुताबिक चिराग पासवान ने लगभग 41 सीटों की जो एक लिस्ट है उस पर बात वो कर रहे हैं बीजेपी से, और उन्होंने नाम भी दिए हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के, 41 कॉन्स्टिट्यूंसीज के, इन पे वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन उनको कितनी मिलेगी सीटें, ये हम जानते हैं कि बीजेपी इतनी आसानी से कोई बहुत ज़्यादा सीटें चिराग पासवान को नहीं देने जा रही है। रिकॉर्ड अच्छा रहा है, चिराग पासवान ने पिछले 6 जो सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, 5 वो जीते थे, तो रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इसलिए भी अगर हम देखें कि चिराग पासवान जो ज़्यादातर बात करें, और नीतीश पे बात करना कोई नई बात नहीं है। चिराग पासवान लगातार नीतीश को निशाने पे लिए रहे हैं, हमेशा से उनका विरोध रहा है नीतीश कुमार के लिए, तो वो उसको आगे बढ़ा। कुछ समय पहले तो उन्होंने एक मंच से कहा था कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको अकेले चुनाव में जाएंगे? मुझे नहीं लगता अकेले चुनाव में जाएंगे, वो भी एनडीए के साथ ही चुनाव में जाएंगे। हाँ, सीटों के लिए वो ये प्रेशर जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा, जहां तक बिहार की कानून व्यवस्था का सवाल है, आपको आंकड़े देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है बिहार की कानून व्यवस्था अचानक कोई बहुत अच्छी हो गई है या बहुत बुरी हो गई है। अगर आप हीनियस या फिर वायलेंट क्राइम की बात करेंगे, जो बिहार है वो टॉप 5 में हमेशा रहा है। और अगर आप ओवरऑल क्राइम रेट की बात करेंगे तो बिहार की से 16 राज्य ज्यादा ऊपर क्राइम रेट में। तो ऐसा नहीं है कि बिहार की स्थिति अचानक कोई बहुत ज्यादा खराब हो गई और बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस हो गए। ठीक, एक चीज, अगर वो अकेले लड़ना चाहेंगे तो उनके सामने दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि तब वो मंत्री नहीं थे 2020 में, वो स्वतंत्र थे। अब वो केंद्र मंत्री हैं, तो वो बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी। केंद्र मंत्री रहे और अकेले लड़े भी। हालांकि भारत की राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन वैसे मुझे लगता है कि अकेले नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस तो इसी तरीके का था ना, कि कहीं पर साथ है, कहीं पर साथ नहीं है। अच्छा, बिहार में बढ़ते हुए अपराध पर अभी राहुल जी भी कह रहे थे, पहले से ही इस मुद्दे पर माहौल गर्म है। अब गया में चलती हुई एम्बुलेंस में हैवानियत के तस्वीरें सामने आई हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर अटैक किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चलती हुई एम्बुलेंस में महिला होमगार्ड अभ्यर्थी के साथ गैंग रेप हुआ, ये शर्मनाक है। और केवल तेजस्वी यादव को नहीं, बिहार में रहने वाले हर शख्स को ये कहना चाहिए कि ये शर्मनाक है। बिहार में अगर कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो उसे चीख चीख कर कहना चाहिए कि हाँ, हम सुरक्षित नहीं हैं। खैर, इसे लेकर तेजस्वी यादव ने क्या बयान दिया वो आपको सुना देते हैं। अपराध तो इतना बढ़ गया है कि अपराधी विजय और सम्राट हो चुके हैं। क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर का। अभी जो बच्ची के साथ एम्बुलेंस में जो गैंगरेप हुआ गया में, आपका ये बहाली जो हो रहा था उसमें दौड़ लगा रही थी होमगार्ड वाले में, क्या स्थिति है भाई? ऐसा आज तक बिहार में हुआ है क्या? कितनी शर्मनाक बात है। कब कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये जो वाकई में ताजा घटना है वो चिंता पैदा करने वाली है। सुमीर जी, चलती हुई एम्बुलेंस में होमगार्ड के साथ क्या कहा जाए? नहीं, ऋषि से बहुत दुखद और मतलब बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है ये बिहार के लिए, पूरे देश को, और ये पूरे हिंदुस्तान में होती रहती है। ऐसा नहीं कि बिहार में इस तरीके से हो रही है, बंगाल के अंदर देखो कि किस तरीके से घटनाएं हो रही है, दूसरे राज्यों में भी इस तरीके से घटनाएं लगातार उड़ीसा में होती रही। उड़ीसा में अभी इस तरीके से जो घटना घटी है इस तरीके को लेके, तो मुझे लग रहा है, लेकिन अब वैन के अंदर किया पुलिस प्रशासन का ये फेल्यूरनेस तो कहा ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि घटना घटने के बाद आप कितना एक्टिवली इस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें और ये सुनिश्चित करें कि भाई कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। प्रशासन आपका कितना मुस्तैद है, गृह मंत्रालय किसके पास है? नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार को लेकर लगातार प्रश्न उठ रहा है कि भाई आप मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री हो, लॉ एंड ऑर्डर आपसे संभल नहीं रहा, आपके स्वास्थ्य की समस्या है, या आप बहुत ज्यादा काम में व्यस्त हो, तो आप गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी या किसी अपनी पार्टी के नेता को दे दो जो ज्यादा अच्छे से गृह मंत्रालय को देख सके। तो मुझे लगता है तमाम तरह के प्रश्न नीतीश सरकार पर लगातार उठ रहे हैं। जब चुनाव के 45 दिन पहले इस तरह से घटनाएं होगी तो निश्चित रूप से विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा, बनना भी चाहिए।
सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल है कि लगातार आप इस बात का कैसे बचाव करोगे। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को या तो गृह मंत्रालय दे दे या इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित करे कि भाई बिहार के अंदर आपको लगे कि 20 साल बाद लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था अच्छी हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि जितना काम नीतीश कुमार ने किया था, आने वाले ये 2-3 महीने में जो तरह से घटनाएं घट रही है, ये पूरे उनके काम के ऊपर पानी डालने वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। वो पुरानी घटनाएं लोग भूल जाते हैं, जो घटनाएं ताजा घटती है वो दिमाग में ज्यादा वोटिंग के समय या चुनाव के समय ज्यादा ध्यान रहती है। तो नीतीश कुमार को ध्यान रखना चाहिए कि 2-3 महीने के अंदर जो घटनाएं घटेगी वो उनकी सरकार के इम्पैक्ट भी होने वाला है। बिल्कुल। बात बिहार की ही हो रही है। बिहार विधानसभा में हुए घमासान की भी चर्चा कर लेती हूँ। बिहार विधानसभा में कुछ दिन पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मारपीट की नौबत आ गई थी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी विधायक जनक सिंह पर गालियां देने का आरोप लगाया था, लेकिन जनक सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव सदन में अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए थे। इसके बाद उन्होंने गाली देने का आरोप लगाया था। अब एक्चुअल हुआ क्या था, क्या हरकतें कर रहे थे, जो आरोप वो लगा रहे हैं, ये जनक जी ही जाने और तेजस्वी यादव जाने कि हो क्या रहा था। अब देखिए ये तस्वीरें, जरा ये तस्वीरें भी फुल स्क्रीन दिखाएं और फिर जो बयान है वो भी बताएं। क्या है ये? जो फर्जीवाला देखिए पत्रकार, जिसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए। गीला हो जाएगा। ज्यादा जोर से बोलोगे तो गीला हो जाएगा। तेरा बाप। हाँ, और फिर ये क्या इशारे वो कर रहे हैं? भूल जाते हैं क्या कि चुने हुए विधायक हैं, जनता ने चुना है, आपको विधानसभा में पहुंचाया है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कांधों पर है, और उसके बाद फिर वो स्ट्रीट एक्शंस करते हुए। राहुल जी देखिए, काफ़ी कुछ उस दौरान हुआ है। नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा तेजस्वी को, या तेजस्वी ने जो सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को कहा, फिर तेजस्वी ने कहा, फिर राबड़ी देवी ने सम्राट चौधरी को कुछ कहा, तो बहुत कुछ इस दौरान बिहार में हुआ है। और मुझे लगता है कि चुनावों के पास आते आते सबकी जो संयम है वो कहीं ना कहीं टूट रहा है, और इस तरह की बातें जो है वो हकीकत है, वो इस तरह की चीज़ें जो है सार्वजनिक तौर पर निकल रही हैं। विनोद जी, ये संयम टूट रहा है या यही इनकी एक्चुअल सबकी पर्सनालिटी होती है? नहीं, राहुल जी सही कह रहे हैं। मतलब जब संयम टूटता है तब असलियत सामने आती है ना, क्योंकि जब तक संयम का पर्दा रहता है तब तक असलियत हकीकत सामने नहीं आती। तो सारे नेता जो है, वो क्रोनोलॉजी आप देखो ना, चाहे वो सम्राट चौधरी जिस तरह बोल रहे हैं, वो उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनको जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष हैं, उनको जिम्मेदारी परिचय देना चाहिए। नहीं सर, वो आप संयम का बोल रहे हो तो नीतीश कुमार का कौन सा संयम टूट गया था जो महिलाओं के लिए उन्होंने इस तरह भाषा का इस्तेमाल किया? वही बात, नीतीश, मैं उसमें भी आ रहा था। नीतीश कुमार ने जिस तरह महिलाओं के बारे में बोला था, और उस वक्त तो याद करिए बीजेपी की जो महिला विधायक थी उन्होंने कितनी आपत्ति की थी। तो ये बिहार विधानसभा में पिछले इस बड़ी विधानसभा में जिस तरह भाषा को लेकर मर्यादाएं टूटी हैं, और उसको लेके तो वो सब तरफ से उसमें कोई बचा नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, अभी इस तरह के उदाहरण और देखने को मिलेंगे हम लोगों को। और आप सही कह रहे हैं कि हकीकत, ये जब पर्दा हटता है तो हकीकत सामने आती है। वो सार्वजनिक जीवन में पर्दा ही महत्वपूर्ण होता है कि आप ऐसा बोलें जो लोगों को अच्छा लगे, खराब न लगे। अगर आप वो कड़ू बात भी कहें, संतुलित हो, और अगर वो कठोर बात भी कहनी है तो सलीके से कहें। अच्छा, तेजस्वी यादव की पब्लिक स्पीकिंग आप जितने देखेंगे, हर्षवर्धन जी आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सोच समझकर नपा तुला कभी भद्दी तरीके से बात नहीं रखते हैं, लेकिन ये विधानसभा के अंदर उन्हें क्या हो गया? नहीं, तेजस्वी यादव विधानसभा के भीतर भी पहले और लगातार वो जो बोलते थे वो बड़ा सलीके का लगता था कि तेजस्वी यादव लालू जी की अपनी जो विरासत है, दागदार विरासत है, जंगल राज वाली विरासत है, उससे हट रहे हैं। और ये अक्सर लगा कि भारतीय जनता पार्टी, और एक बात तो रणनीति के तौर पर भी दिखा कि भाई तेजस्वी पर हमला नहीं करना है, जो करना है लालू जी पर हमला करना है। लेकिन पिछले आप 6-8 महीने के तेजस्वी को अगर देखें तो ऐसे लगता है कि तेजस्वी को जैसे लग रहा हो कि अगर इस बार चूक गए तो हमारी राजनीति खत्म। उनको ये डर क्यों लग रहा है? अभी तक उनको ये लगता था कि भाई नीतीश कुमार की राजनीति अब खत्म होने वाली है और हम इसके बाद स्वाभाविक दावेदार हैं। ये 25 वाला चुनाव उनको लग रहा है कि नीतीश की राजनीति खत्म हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ गया, अगर कोई आ गया, तो फिर उनके लिए लंबी मुश्किल होने वाली है। इसमें वो संयम खो रहे हैं, वो जो विनोद जी और राहुल जी कह रहे हैं, दोनों लोग कह रहे हैं।
और जो समीर जी कह रहे हैं वो भी संयम ही खो बैठे थे, तभी तो ऊटपटांग बोल गए थे नीतीश जी उस वक्त। संयम उनका भी नहीं रहा था, वो भी संयम से टूट गए थे। लेकिन यहां जरा आप देखिए, जो मतलब पता नहीं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या इशारा वो कर रहे हैं, वो पल्ले नहीं पड़ रहा है। सम्राट चौधरी ने जिस तरह की बात की, फिर तेजस्वी ने पलट गए, लेकिन उससे बहुत आगे कुछ दिख रहा है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं जब विधानसभा में होने लगे तो यकीन मानिए जनता को भी लगता होगा कि हम कैसे नेता चुने। ये भी तो एक, ये वही विधानसभा जहाँ कभी कर्पूरी ठाकुर बैठते थे, रामान तिवारी बैठते थे, जहाँ पर जहाँ भोला पासवान शास्त्री थे, तमाम बड़े बड़े नेता, श्री कृष्ण बाबू थे, मतलब ऐसे नेता थे जो जिनका लोग उदाहरण देते हैं। नहीं, नीतीश जी का भी उदाहरण, नीतीश जी का भी उदाहरण, नीतीश जी का स्वयं का इतना बड़ा उदाहरण, स्वयं इस विधानसभा में उन्होंने अपना बहुत काम किया है। एक उदाहरण अब ये भी दिया जाएगा कि देखिए इसी विधानसभा में ये भी हुआ है।